लेट्स स्टार्ट। ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम लोग नंबर सिस्टम यानी कि नंबर्स पढ़ रहे हैं, संख्याएं पढ़ रहे हैं। और संख्याओं में मैं आप लोगों को प्राइम नंबर्स पढ़ा रहा हूं, यानी अभाज्य संख्याओं की हम लोग बात कर रहे हैं। और अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता चुका था। और उनसे रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, कुछ जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करवाए भी हैं, और कुछ आने वाले एग्जाम्स में या प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। उससे पहले अपनी जो चीज़ें थोड़ी सी बाकी हैं नंबर्स में, वो हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। देख भाई, प्राइम नंबर्स हम पढ़ रहे हैं। प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये भी समझाया है, डेफिनेशन समझाई है। इसके अलावा मैंने आपको अभाज्य संख्याओं को लिखाया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। आगे बढ़ेंगे हम 50 से आगे, तो देखो 53 आ जाता है, 59 आ जाता है, 61 आ जाता है, या 67 आ जाता है, 71 आ जाता है, 79 आ जाता है। ठीक है ना भाई। 83 आ जाता है, 89 आ जाता है, और अपने पास एक लास्ट में आता है 97। ठीक है। ये हमने 0 से 100 तक लिखी हैं। वैसे 101 भी होता है, 103 भी होता है, 107 भी होता है। अपन 100 से आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे नंबर प्राइम होते हैं ना, लेकिन हमने ये 0 से 100 तक लिखे हैं। 0 से 100 तक 25 होते हैं टोटल। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी एग्जाम में हम लोगों से पूछा हुआ है कि 0 से 100 तक कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना भाई। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई भी अभाज्य संख्या जो होती है ना, कोई भी अभाज्य संख्या जो है, अगर वो अभाज्य है तो निश्चित रूप से उसका जो फॉर्मेट होगा वो होगा 6k ± 1। अगर कोई भी संख्या अभाज्य है तो उसका फॉर्मेट होगा 6k ± 1। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूं। यहां पे k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। k की वैल्यू हम लोग 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, और ऐसा चल के k का मान यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसे 2 और 3 ये तो छोटे हैं, तो इनको तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप। k का मान 1 रखो। 6 × 1, k की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, +1 कर लो एक बार -1 कर लो। मुझे बताओ 6 कम 6 + 1 7 हो जाएगा, और 6 कम 6 - 1 5 हो जाएगा। तो बताओ 7 और 5 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब मेरी बात सुनो, ये जो पैटर्न है ना, हमेशा सत्य नहीं होता। ये किस चीज के लिए सत्य है वो सुन लो आप, एक बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। कोई भी अभाज्य संख्या इस रूप में होगी ये तो फिक्स है, लेकिन इस रूप में कोई संख्या है और वो अभाज्य होगी ये जरूरी नहीं है। वापस सुन लो, कोई भी अभाज्य संख्या अगर इस रूप में है तो निश्चित रूप से वो अभाज्य है। ठीक है भाई। लेकिन अगर इस रूप में कोई नंबर है, हम कहें कि ये अभाज्य ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे सुनो, k की वैल्यू मान लो 4 ले लो, 6 × 4 + 1 करो तो ये तो 25 आ रहा है। 25 तो अभाज्य नहीं होता। जबकि अगर मैं 6 × 4 - 1 करता 23 ये होता है। बात आई समझ में? तो ये हमेशा सत्य नहीं होगा कि हम माने कि भाई ये तो हमेशा ही सत्य होगा। ऐसा तो कन्फर्म ही है कि भाई 6k + 1 या 6k - 1 होगा तो प्राइम ही होगा, ऐसा नहीं है। बट ये फिक्स है कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या है, तो उसका पैटर्न होने वाला यही है, चाहे आप किसी भी नंबर को ले लो। देखो सुनो मेरी बात, मैं ये कह सकता हूं कोई भी अभाज्य संख्या है ना, उसमें या तो 1 जोड़ने पे 6 का भाग जाएगा या 1 घटाने पे 6 का भाग जाएगा। ये चीजें फिक्स है, आप देख लो। जैसे इसमें से 1 घटाने पे 6 का भाग चला जाएगा, 1 जोड़ने पे 6 का भाग चला जाएगा।
एक घटाने पे 6 का भाग चला जाएगा, इसमें एक जोड़ने पे 6 का भाग चला जाएगा, एक घटाने पे चला जाएगा, एक जोड़ने पे चला जाएगा, इसमें देखो एक जोड़ने पे चला जाएगा, इसमें देखो एक जोड़ने पे चला जाएगा। बात अब अरे समझ में? कोई भी अभाज्य संख्या अगर है, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जनरली वैसे तो अभाज्य संख्याएं ज्ञात करने का ना कोई शॉर्टकट हमारे पास है नहीं कि हम देखते ही 1 सेकंड में बता सकें कि यह अभाज्य संख्या है, ऐसा कोई शॉर्टकट है नहीं। बट उनमें से एक पैटर्न हमारा ये जरूर बनता है कि अगर कोई नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में है, यानी जोड़ने पे अगर एक जोड़ने पे अगर 6 का भाग जाए या एक घटाने पे अगर 6 का भाग जाए तो वो अभाज्य हो सकता है, चांसेज हैं। अब मान लो आपने ले लिया 48 या मैंने कहा 49 ले लो। अब इसमें देखो एक घटाने पे 6 का भाग जा रहा है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि अभाज्य ही होगा, ऐसा नहीं है। तो हमें कैसे पता लगे कि कोई भी नंबर अभाज्य है, ये हमें कैसे पता लगे? जैसे मैं आपको ये चीज इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि दोस्त एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो पहले तो आप एक छोटा सा पैटर्न समझ लो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे k की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो 6 गुणा 2 प्लस 1 आएगा और एक बार 6 गुणा 2 माइनस 1 आएगा। पहले गुणा होता है, 6 दूनी 12 और एक 13 हो जाएगा, 6 दूनी 12 में से गया 11, तो देखो ये भी दोनों अभाज्य संख्या होती हैं, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्याएं 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होती हैं। लेकिन कोई भी नंबर अभाज्य है, ये कन्फर्म अगर पता करना है, कोई भी नंबर अभाज्य है, अगर हमें ये कन्फर्म पता करना है तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ेगा। और वो चीजें क्या है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपसे मैं कहता हूं यार आप ना चेक करो, आप चेक करो, एक नंबर लिया मैंने 267, आपको चेक करना है ये अभाज्य है या नहीं है, ठीक है। एक नंबर हमने लिया 267 और हमें चेक करना है कि ये नंबर अभाज्य है या नहीं है, ये हमें बताना है। इसका प्रोसेस क्या होगा, मेरी बात सुन लो, प्रोसेस बड़े ध्यान से सुन लेना मेरे भाई। इसका प्रोसेस होगा कि 267 से जस्ट बड़ा, 267 से जस्ट बड़ा आप ऐसा एक नंबर सोचो जो पूर्ण वर्ग है। 267 से जस्ट बड़ा ऐसा एक नंबर सोचना है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मैं जानता हूं 267 से बड़ा कौन होता है, 289 होता है। और मुझे बताओ ये किसका पूर्ण वर्ग होता है, तो आप कहोगे सर ये होता है 17 का। किसका होता है मेरे भाई, 17 का। तो सुनो करना क्या है, 17 से कम, 17 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको लिख लो, 2 3 5 7 11 13 और 17। इनका भाग आपको इसमें देके देखना है। अगर इनका भाग चला जाएगा तो ये अभाज्य नहीं है, अगर इनका भाग नहीं जाएगा तो ये भाज्य है। पैटर्न दोबारा समझ लो मैं क्या बताने वाला हूं आप लोगों को। अपने पास एक नंबर है 267, आपको करना क्या है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, अच्छा देखो सबसे पहले तो आप एक बात चेक करो, या तो इसमें एक जोड़ो या इसमें से एक घटाओ और चेक करो 6 का भाग जा रहा है क्या। अभाज्य संख्या में एक जोड़ने या एक घटाने पे 6 का भाग जाएगा, ये फिक्स है। ये हो जाएगा 268, ये हो जाएगा 265। देखो इसमें तो 6 का जाएगा नहीं, लास्ट में विषम संख्या आ रही है। इसमें देखो 6 का भाग देके देखो मेरे भाई, 6 चौके 24 बचेगा 2 28, तो नहीं जा रहा। इसका मतलब ये हो गया 267 प्राइम नंबर नहीं है। बताओ भाई, भाग नहीं जा रहा। एक जोड़ने या एक घटाने पर अगर 6 का भाग जाता तो हम समझ जाते कि ये प्राइम नंबर है, अब नहीं है। तो इसका मतलब इसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है। अगर किसी ना किसी संख्या का भाग जा रहा है ना, तो वो इनमें से ही कोई संख्या है, बस ये कन्फर्म है। देखो ध्यान दे लो भाई 267 है, सबसे पहले आप 2 का भाग देके देखो, 2 का भाग, लास्ट में विषम संख्या है, 2 का नहीं जाएगा, मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। लास्ट में विषम संख्या है, 2 का नहीं जाएगा, कैंसिल कर दो मेरे भाई, ठीक है, 2 का नहीं जाएगा, कोई बात नहीं। 3 का चेक करके देखो,
3 का भाजकता का नियम होता है, अभी हम इसके जस्ट बाद डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे कि अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में चला जाता है। जैसे 2 और 6 8, 8 और 7 15, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जा रहा है। अगर इस नंबर में 3 का भाग जा रहा है, अगर इस नंबर में 3 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें तो किसी ना किसी का भाग चला गया, और जो भाग चला जाएगा वो अभाज्य नहीं है। तो मैं कह सकता हूं 267 एक अभाज्य संख्या नहीं है। यह हमें तुरंत पता लग गया, 267 अभाज्य नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे भाग देने की जरूरत भी नहीं पता पड़ी हमको। सहमत हो सब भाई? क्लियर है कि नहीं बताओ? इसी प्रकार से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे भाई, मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, मैंने नंबर लिख दिया 373। ध्यान से सुनना, हमने एक नंबर लिखा 373। हमें बताना है कि ये किसी संख्या का मतलब ये अभाज्य है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इससे जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग ढूंढना है। 373 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन होता है? 400। 373 से जस्ट बड़ा पूर्ण वर्ग कौन होता है भाइयों? 400 होता है। अब आप देखो 400 किसका वर्ग है? 400 तो 20 का वर्ग है। तो 20 से कम सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लो। 20 से कम शुरुआत हो जाएगी 2 से, 2 3 5 7 11 13 17 19। इनका भाग तो देके देखना ही पड़ेगा। हाँ, इनके अलावा किसी का भाग देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका तो देखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। बात आई समझ में? एक तरीका जो मैंने बताया है कि एक जोड़ने या घटाने पे 6 का भाग जाना चाहिए, चेक कर लो। 373 है, एक जोड़ा, या 373 है एक घटाया, तो ये तो आएगा 374, ये आएगा 372। एक बार चेक कर लो 6 का भाग जा रहा है क्या, एक बार चेक कर लो मेरे भाई। देखो 6 छिंगे 36, एक बचा इसमें तो नहीं जा रहा, बट देखो इसमें जा रहा है। 6 छिंगे 36, एक बचा 12 होता है, इसमें जा रहा है। मतलब अभाज्य होने के चांसेस तो हैं, लेकिन कन्फर्म नहीं है हम कि अभाज्य होगा ही। ये तो कन्फर्म इसी से पता लगेगा। इनका भाग देके देखो मेरे भाई। अब बात सुनो आप लोग, जैसे 373 हमारे पास एक नंबर है, आप भाग देके देखो किसका सबसे पहले 2 का जाएगा नहीं, क्योंकि विषम संख्या में 2 का नहीं जाता। 3 का चेक करते हैं तो हम ये देखते हैं अंकों का योग। अंकों का योग हो रहा है 3 7 10 3 13, 13 में नहीं जाता, मतलब 3 का भी नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने दिमाग लगाया, 5 का चेक करते हैं तो आपको पता है 5 का जब ही जा सकता है जब लास्ट में या तो 5 हो या 0 हो, 5 का नहीं जा सकता। 7 का देखो मेरे भाई, 7 पंजे 35, 2 बचेगा 23, नहीं जा रहा। 11 का देखो भाई, 11 तिया 33, 4 बचेगा, आगे 3 है 43 हो गया, 11 का नहीं जा रहा। 13 का देखो भाई, 13 दूनी 26 होता है, उसके बाद कितना बच जाएगा 11, आगे 3 है 113, 113 में 13 का नहीं जाता। 17 का देखो, 17 दूनी 34 होता है, 3 बच जाएगा 33, 33 में नहीं जाता। 19 का देखो मेरे भाई, 19 से कम 19, आगे बचेगा 18, 183 में 19 का नहीं जाता। इसका मतलब 373 एक अभाज्य संख्या है। 373 एक कैसा नंबर है? अभाज्य है। बात आई समझ में या नहीं आई बताओ? क्लियर मेरे भाई बात यहां तक? देखो एक बार और समझो आप। जैसे मैंने कहा कि आपको एक नंबर मिला 1009, जैसा कि आप सभी भाई एक बात याद भी रखना, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखी है मैंने आपके सामने। 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1009। ये तो हमें कन्फर्म है अभाज्य है, लेकिन चेक करने का तरीका सुन लो। पहले तो इसमें एक जोड़कर या एक घटाकर 6 का भाग देके देखो। जैसे 1010 आ जाएगा, 1009 में एक जोड़ूंगा 1010 आ जाएगा, घटाऊंगा तो 1008 आ जाएगा। 6 का भाग देके देख लो, देखो 6 कम 6 4 बचेगा 41, 6 जिंगे 36, इसमें नहीं जा रहा है। 6 कम 6 4 बचेगा 40, 6 गुणा 6 36 होता है, 4 आगे 8 है 48, इसमें जा रहा है। इसका मतलब 6 का भाग तो जा रहा है, यानी अभाज्य तो ये हो सकता है, अभाज्य तो ये हो सकता है। लेकिन तरीका क्या है? 1009 से जस्ट बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचो। 1009 से 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का स्क्वायर 1024 होता है, तो 1024 आएगा। और 1024 किसका स्क्वायर है? 32 का। आप कहोगे सर हम ऐसे कहां तक चेक करेंगे? तो मेरे भाई कभी भी बहुत बड़ा नंबर पेपर में आता ही नहीं है,
टेंशन लेने की जरूरत कहाँ है, पेपर में नंबर 1000 से कम ही आएगा, वो आप सोच सकते हो आराम से, कोई इशू नहीं होगा। मेरी बात सुनना, 32, 32 से कम जितनी भी अभाज्य संख्याएं लिख लो, जैसे आप जानते हो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31, लिख लिया, सभी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया। नंबर है 1009 और 1009 में भाग दे के देखना इनका। आप मुझे खुद बताओ, सब भाई बताओ, विषम में 2 का नहीं जाएगा, लास्ट में 5 नहीं है, 5 का नहीं जाएगा, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, 3 का नहीं जाएगा, देखते ही पता लगा। 7 का चेक करो, वैसे तो 7 का भी भाजकता का बड़ा अच्छा सा नियम है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी फिलहाल हमने पढ़ा नहीं है, तो एक बार भाग दे के देखो। 7 एकम 7, 3 बचेगा, आगे 0 है 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बच जाएगा, आगे 9 है 29 हो जाएगा, 29 में 7 का नहीं जाता है। 11 का देखो, 11 9 99, 1 बचेगा, आगे 9 है 19 नहीं जाएगा। 13 का देखो भाई, 13 7 91, 9 बचेगा, 99 में 13 का नहीं जाता। 17 का देखो भाई, 17 पंजे 85, 15 बचेगा, आगे 9 है 159 में 17 का नहीं जाता। 19 का देखो मेरे भाई, 19 पंजे 95, 5 बचेगा, 59 हो जाएगा, 19 का नहीं जाता। 23 का देखो, 23 चौके 92 होता है, 4 बचेगा, आगे 9 है 49, 49 में 23 का नहीं जाता। 29 तिया 87 होता है, आगे 13 बचेगा, आगे 9 है तो 139, 139 में नहीं जाता, 29 पंजे 145 होता है। 31 तिया 93 होता है, 3 बच जाएगा, आगे 93 होता है, 7 बचेगा, आगे 9 है 79 में 31 का नहीं जाता। इसका मतलब निश्चित रूप से 1009 एक अभाज्य संख्या है। तो ये तो हो गया इसको ज्ञात करने का तरीका, अभाज्य संख्या को ज्ञात करने का तरीका। क्लियर हो गई बात आपके? तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का पता कर सकते हैं कि ये अभाज्य है या नहीं है। सबसे पहले तो आप उसमें 1 जोड़कर या 1 घटाकर 6 का भाग देके देखा करो, अगर जा रहा है उसके बाद आगे बढ़ो। अगर मान लो 1 जोड़ के 1 घटा के ही 6 का भाग नहीं जा रहा, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। बात आई समझ में या नहीं आई? क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जैसे हम लोग अभाज्य संख्याओं को सीख रहे हैं, एक गजब का पॉइंट हमको सीखना है, और वो पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। बात को ध्यान से सुनना, सह अभाज्य संख्याएं, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं, या इनको हम लोग नाम देते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ठीक है भाई, सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। देखो दोस्त, 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है अपेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर, एक होता है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले वो सुन लो। किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ठीक है भाई, किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, एक तो ये हो गई, या 2 संख्याएं, मैं लिख रहा हूं 2 अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। HCF जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मुद्दे की बात यह है कि आप कभी भी 2 अभाज्य संख्याएं अगर लोगे ना, उनका HCF हमेशा ही 1 होता है। HCF 1 होने का मतलब ये होता है कि वो नंबर किसी से कटने नहीं चाहिए। HCF 1 होने का मतलब ये होता है, जैसे भाई आपने ले लिया 5 और 7, ये 5 गुणा 1 है, ये 7 गुणा 1 है, तो इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही तो आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही तो आ रहा है। तो मेरे भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्या कोई भी ले लो आप, अभाज्य संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होगा यार, ठीक है ना भाई। तो देखो इसमें हमें क्या लिखना है, जैसे कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो 2 और 3, ये सह अभाज्य है। 5 और 7, 11 13 ले लो मेरे भाई, आप 13 और 29 ले सकते हो। कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा सहअभाज्य होता है, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको एक अलग बात बताने वाला हूं, प्लीज आप बड़े ध्यान से समझना। मैं सिखाने वाला हूं अपेक्षित अभाज्य संख्या
अपेक्षित अभाज्य संख्या, या इसको कहीं कहीं ना सापेक्षित अभाज्य संख्या भी बोल देते हैं। सापेक्षित अभाज्य संख्या, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक है भाई, इंग्लिश में हम बोल देते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब इसके बारे में सुनो, ये क्या चीज है भाई। एक तो हमने सह अभाज्य संख्या जाना, एक हम बात कर रहे हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या के बारे में। गौर से सुनना, वे दो संख्याएं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, वे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। अब मेरी बात सुनो, दोनों में डिफरेंस क्या है। यहां पे मैंने केवल अभाज्य संख्याओं की बात करी, लेकिन यहां पे कोई भी दो नंबर हो सकते हैं, बस शर्त है कि उनका HCF 1 होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब ये होता है मेरे भाइयों कि वो नंबर किसी से कटने नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे सुनो, फॉर एग्जाम्पल में लेता हूं, इधर ध्यान दो आप। मैंने ले लिया, मान लो एक एग्जाम्पल है 5 और 6, ये अपेक्षित अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 16 और 21, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी से नहीं कट रहे। ऐसा मत कहना सर ये 4 से कट तो रहा है, अरे दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों तो नहीं कट रहे ना। आपने ले लिया 23 29, इस प्रकार से चलता जा रहा है। मेरी बात सुनो, इसमें क्या होता है, एक संख्या अभाज्य और एक भाज्य हो सकती है, दोनों भाज्य संख्याएं हो सकती हैं, कंपोजिट नंबर हो सकता है, दोनों अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये 10th NCERT में दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, बट ऐसा नहीं होता। कंपटीशन मैथ्स अपन जब पढ़ते हैं तो केवल और केवल एक चीज याद रखनी होती है, सह अभाज्य संख्या, इनको अपन नाम देते हैं, ये सब अपन सह अभाज्य संख्याओं में ही मान लेते हैं कंपटीशन में, बट वैसे ये दोनों अलग अलग होती हैं। हालांकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोगों से पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है ना। सहअभाज्य संख्याओं के नाम से जाना जाए तो ये अपन लिख सकते हैं, बट हमें याद रखना है कि सहअभाज्य संख्याओं में तो केवल दो अभाज्य संख्याएं होती हैं, वास्तविकता तो ये है। जबकि अपेक्षित अभाज्य संख्याओं में ना एक अभाज्य एक भाज्य हो सकती है, दोनों भाज्य हो सकती हैं, दोनों अभाज्य हो सकती हैं, ठीक है भाई। चलें आगे, यहां तक कोई डाउट है किसी भाई का? नहीं है ना, पक्की बात है, और सोच लो, चलते हैं। देखो ध्यान दे लो, मैं आप लोगों से कह रहा हूं आगे भाई, युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या, या इसको हम लोग नाम देते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, युग्म अभाज्य संख्या, या नाम दिया ट्विन प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें डिफरेंस 2 का हो। ध्यान दे लो, दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है, दो अभाज्य संख्याएं जिनमें 2 का अंतर होता है। क्लियर बात? जैसे सुनो मेरी बात आप सब भाई, मैंने कहा यार आपने लिखा 3 और 5, बताओ 2 का अंतर है। 5 और 7, आपने कहा सर 2 का अंतर है। 11 और 13, 2 का अंतर है कि नहीं, बताओ। अगला नंबर बोलो, मन में आ रहा है तुम्हारे, मुझे पता है, 17 और 19, 2 का अंतर है, ठीक है ना भाई, 2 का अंतर है। आगे देखो, बताओ मुझे और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ये हटा देता हूं पॉइंट एक बार। आपने कहा सर 29 और 31 ले लो, इनमें भी 2 का अंतर है। आपने कहा सर 41 और 43 ले लो, इनमें भी 2 का अंतर है। आगे भी बढ़ सकते हैं, 59 और 61 को लिया जा सकता है, इनमें भी 2 का अंतर है। ऐसे हो सकता है 101 103 आगे भी आ जाएगा।
खूब सारे नंबर हैं, बोलो 71 73 है, इसी से आगे थोड़ा चले तो ऐसे कोई भी दो नंबर जिनमें डिफरेंस 2 का होता है उनको हम लोग युग्म अभाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हुई बताओ? कोई भी दो नंबर ले लो लेकिन वो अभाज्य होने चाहिए और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए? उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए, तो हम उसको क्या नाम दिया जाएगा? युग्म अभाज्य संख्या उसको नाम दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात? एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मैं आप लोगों को और पढ़ाने वाला हूं, ध्यान दोगे। हम बोलेंगे परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या इसको इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर डेफिनेशन सुन लो, डेफिनेशन बता देता हूं पहले फिर समझाऊंगा, ठीक है? ध्यान दे लो। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो। एक तो ये डेफिनेशन हो जाती है, या ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या ना जिसके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, अगर उस संख्या का गुणनखंड खुद को छोड़ दिया जाए तो। मैं समझाऊंगा आपको, दोनों बात समझाऊंगा, ठीक है? ऐसी संख्या कोई भी ऐसा नंबर जिसका सम ऑफ फैक्टर्स नंबर से डबल हो, ठीक है? गुणनखंडों का योग, गुणनखंड मैंने आपको बता रखा है। गुणनखंड क्या होते हैं? जैसे मान लो अपने पास एक नंबर है एक, एक के गुणनखंड मतलब एक में किस किस का भाग जा सकता है? एक का ही जा सकता है। दो, दो के गुणनखंड मतलब दो में किस किस का भाग जाएगा? एक का भी जाएगा, दो का भी जाएगा। तीन के गुणनखंड, इसमें किस किस का भाग जा सकता है? एक का भी जाएगा, तीन का भी। चार के बताओ, एक का भी भाग जाएगा, दो का भी भाग जाएगा, चार का भी भाग जाएगा। पांच के बाद बताओ, एक का भी जा रहा है, पांच का भी जा रहा है। छह के गुणनखंड बताओ, एक का जा रहा है, दो का जा रहा है, तीन का जा रहा है, छह का जा रहा है। सही है? योग करो, योग कर रहा हूं इधर देखो, इधर योग कर रहा हूं इनका मैं। इसके गुणनखंडों का योग एक ही आ रहा है, एक और दो तीन आ रहा है, एक और तीन चार आ रहा है, एक और दो तीन और चार सात आ रहा है, पांच और एक छह आ रहा है, और यहां पे देखो एक और दो तीन और तीन छह और छह कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ठीक है भाई, हमने क्या कहा? हमें ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसके गुणनखंडों का योग संख्या से दुगना हो। मुझे बताओ ये संख्या से दुगना है क्या? नहीं है। ये संख्या से दुगना है क्या? नहीं है। तीन का डबल है क्या? नहीं है। चार का डबल है क्या? नहीं है। पांच का डबल है क्या? नहीं है। छह का डबल है क्या? है। तो सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन है? 6, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर। या मैंने ये बताया था कि अगर खुद संख्या को छोड़ दें तो गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर आ रहा है, एक दो तीन और तीन छह, छह आ रहा है ना बराबर। तो ये दो डेफिनेशन इसकी हो सकती हैं। अब इसको आप समझो मेरे भाई ध्यान से, मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या या स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर, स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर या सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या होता है? 6। 6 के बाद 6 का कैसे कोष्टक में लिख लेना, गुणनखंड क्या क्या होते हैं? 1, 2, 3 और 6। इनका योग अगर मैं करूं तो इनका योग आ रहा है 12। तो संख्या के गुणनखंडों का योग अगर संख्या से दुगना है तो परफेक्ट नंबर होता है। इसके बाद अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ू ना, जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 28, 28 के गुणनखंड निकालो आप। एक का भाग जाता है, दो का जाता है, 28 में तीन का तो नहीं जाता, चार का जाता है, पाँच छः का नहीं जाता, सात का जाता है, 14 का जाता है और 28 का जाता है। आप इसके गुणनखंडों का योग निकालो, 28 के गुणनखंडों का योग। चलो जोड़िए, एक और दो तीन और चार सात और सात 14 और 14 28 और 28 56 होता है। अगर संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या का डबल है, अगर संख्या का डबल है तो ये संख्या एक परफेक्ट नंबर होती है। आप कहोगे सर बड़े नंबर का कैसे पता करेंगे? तो बड़े नंबर के लिए पता कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी हम गुणनखंड पढ़ने वाले हैं।
गुणनखंड हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। गुणनखंड में आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें हम गुणनखंडों का योग निकालना सीखेंगे। कितना भी बड़ा नंबर हो सेकंडों में हम लोग वो कर लेंगे। ठीक है, नहीं बताओ आप दोस्त। ये हमारी संख्याओं की कहानी थी। संख्याओं की कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप सभी भाइयों को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। हमने शुरू से लेके अब तक संख्याओं के प्रकार, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, उनको पूर्णांक दशमलव में बांटा, दशमलव कैसा होता है, पूर्णांक कैसा होता है, भाज्य अभाज्य परिपूर्ण, सब एक एक नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये नंबर से रिलेटेड बातें थी। अब मैं आपको समझाने वाला हूं इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं और किस किस प्रकार से प्रश्न हमारे पास आ सकता है, आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए भाई। सवाल में दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो इस चीज पे फोकस करो, सही नहीं है। कई बार एग्जाम में हम लोग गलती कर देते हैं मेरे भाई, है ना। देखो, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। आपको याद होगा अभाज्य संख्याओं में मैंने समझाया है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, मतलब ये कथन राइट है, ये सही है। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, मैं आप लोगों को समझा चुका हूं बहुत अच्छे तरीके से। जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, मतलब ये कथन भी सही है। तीसरा, P गुणा Q समय, तो P और Q हमेशा सम होंगे, इसके बारे में चेक करते हैं। देखो मेरी बात सुनना भाई, P गुणा Q, P गुणा Q ये एक सम संख्या आ रहा है। ठीक है भाई, अब सुनो, वो कह रहा है P और Q समय हमेशा ही, जैसे 4 गुणा 6, ये तो ठीक है भाई 24 आएगा। लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं 3 गुणा 6 करूं तो भी एक सम संख्या आ रही है। अगर मैं P को विषम ले लूं तो भी, बताओ, P को भी विषम ले सकता हूं। ऐसा भी हो सकता है मैं P को सम ले लेता हूं और Q को विषम ले लेता हूं। ये Q को मैंने विषम ले लिया तो भी आ रहा है सम तो गुणा। इसका मतलब ये कथन सही नहीं है, इसका मतलब ये कथन सही नहीं है। P और Q हमेशा सम होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी विषम भी हो सकते हैं, एक सम हो एक विषम हो तब भी इनका गुणा सम ही आएगा। बात समझ में आई। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 बिल्कुल एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका वैल्यू जो होता है 1.414 के बाद चलता जाता है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अशांत दशमलव है और नॉन रिपीटिंग भी है, पॉइंट के बाद कभी रिपीट नहीं होता है। यानी √2 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है, और जिन चीजों की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है वो अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर होते हैं। इसका मतलब ये कथन भी सही है। तो हमारे 3 कथन यहाँ पे सही है और एक कथन गलत है। तो सवाल का जो उत्तर आएगा वो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। उसने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सी ऑप्शन सही नहीं है। समझ में आया है। एक एक चीज आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, इसमें से बस ये मान लो कि ऐसे सवाल करने से हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। √n बताना है अपने को। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से। नेचुरल नंबर्स शुरू कहां से होते हैं, 1 से। n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक नेचुरल नंबर है। तो बताना है √n क्या हो सकता है। √n क्या हो सकता है, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होगा, ऑलवेज बी ए नेचुरल नंबर। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर। हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगा, ऑलवेज बी ए इरेशनल नंबर। या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या, आइदर ए नेचुरल नंबर और ए इरेशनल नंबर, इनमें से क्या होगा। चलिए भाई शुरू करते हैं। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान मैं 9 भी ले सकता हूं। आप कह सकते हो बिल्कुल ठीक है सर, 9 प्राकृतिक संख्या है। √n मुझे निकालना है, यानी √9 निकाल लेता हूं, और √9 का मतलब 3 होता है कि नहीं होता। एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या हमेशा होगी। जैसे मान लो मैं n का मान 5 ले लूं और √n निकालूं, तो √5 का मान तो बिल्कुल नहीं होगा, 2.23, और इसके बाद ये चलता जाता है। और √5 एक अपरिमेय संख्या भी है, √5 एक अपरिमेय संख्या भी है, इरेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती है। तो मेरी बात सुनो, हमेशा प्राकृतिक नहीं हो सकता,
हमेशा प्राकृतिक नहीं हो सकता, हाँ कभी कभी हो सकता है, हमेशा तो नहीं होगा। तो ये कथन तो है गलत, ठीक है मेरे भाई, ये कथन तो है गलत, ठीक है मेरे भाई। हमेशा एक परिमेय संख्या होगा, ऑलवेज बी ए रेशनल नंबर। तो मुझे बताओ ये परिमेय, लेकिन ये तो परिमेय नहीं है, ये तो ए परिमेय आ गया, तो ये कथन भी गलत है, हमेशा एक परिमेय नहीं हो सकता। हमेशा एक ए परिमेय होगा ऐसा भी नहीं है, देखो कभी कभी तो ए परिमेय होता है लेकिन कभी कभी परिमेय भी होता है, तीन परिमेय है, मतलब ये कथन भी गलत है। तो सीधी सी बात है ये कथन सही हो जाएगा, लेकिन इसको समझ लेते हैं फिर भी ये कहना क्या चाहता है। या तो एक प्राकृतिक संख्या होगा या एक अपरिमेय होगा, या तो एक प्राकृतिक है या एक अपरिमेय है, इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है। या तो एक प्राकृतिक संख्या आ रहा है या एक परिमेय संख्या आ रहा है, सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है कि नहीं बताओ, आगे बढ़ सकते हैं जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है ना, एक जगह हम लोग नहीं ठहर सकते, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए जीवन में। चलिए अपन तो भी प्रश्नों में आगे बढ़ रहे हैं। हमसे कहा गया है x का मान जिसके लिए x+1 और x+3, x+1 और x+3 कैसे हैं, अभाज्य हैं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। ऑप्शन से ले लो ना, x का मान 0 लो, 0+1 करो 1 आ रहा है, ये प्राइम है क्या, नहीं, मतलब 0 उत्तर नहीं हो सकता। बताओ 0 उत्तर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं भाई। मैंने माना 2, x बराबर में क्या ले रहा हूं बच्चों, x बराबर में 2 ले रहा हूं, तो देखो 2 + 1 कितना होता है 3, 2 + 3 कितना होता है 5। और मुझे बताओ क्या ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्या है कि नहीं है बताओ। बिल्कुल आप कहोगे सर ये अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों ही अभाज्य संख्या है, मतलब x का मान क्या हो सकता है 2। एक रखोगे ना, 1 और 1 2 आएगा, लेकिन 1 और 3 4 आ जाएगा, मतलब 4 नहीं है। 101 रखेंगे तो 101 और 1 102 नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा 2। बताओ समझ में आया या नहीं आया। बिल्कुल आसान सवाल है, x का मान 2 रखेंगे तो x+1 और x+3 दोनों ही क्या बन जाएंगे, अभाज्य बन जाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात, किसी भाई को कोई डाउट। चलें आगे, चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है, यदि इनमें से एक संख्या किसी दूसरी से 36 ज्यादा है तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी होगी। इस प्रकार के मैंने आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल में समझाया है। मेरी बात सुनो, कोई भी 3 अभाज्य संख्या आपको दे रखी है और आपसे कहा गया है कि इन तीनों अभाज्य संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है मेरे भाइयों, 100 है। तीनों अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100 है। एक बात मैंने आपको बताया था, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2 3 5 7 11 ऐसे चलता जाता है। मैं ये बता रहा था 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे अभाज्य होते हैं। एक तो मैंने ये पॉइंट आपको बताया था कि 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे अभाज्य होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि अगर आप कभी भी 3 बार विषम संख्या जोड़ते हो, ओड नंबर प्लस ओड नंबर प्लस ओड नंबर, तो ये आपके पास रिजल्ट भी ओड नंबर ही देता है। बताओ ये बात सही है क्या। 3 विषम संख्या कोई भी ले लो, 3 5 9, तो देखो 3 और 5 8, 8 और 9 17, विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आप कोई भी 3 विषम संख्या जोड़ोगे ना तो आपके पास जो योग आएगा ना वो भी विषम ही आएगा। लेकिन सुनो, हमारा यहां 3 संख्याओं का जो ये योग है ना ये कैसा दे रखा है, सम, यानी कि ये इवन नंबर है, इवन है। बताओ भाई इवन है या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संख्याएं विषम तो नहीं है। बताओ भाई, इसका मतलब यही हुआ तीनों संख्याएं विषम तो नहीं। अगर ये तीनों विषम होती तो इनका योग 100 हो ही नहीं सकता था। अगर तीनों विषम होती तो योग 100 हो ही नहीं सकता था, मतलब इनमें कोई एक संख्या सम है। अच्छा सुनो, तीनों भी सम नहीं हो सकती क्योंकि 3 सम संख्याएं अभाज्य होती नहीं है। अभाज्य तो केवल एक ही सम होती है। 2 भी सम नहीं हो सकती क्योंकि 2 सम और 1 विषम हो गई ना तो योग विषम हो जाएगा। इसका मतलब इनमें कोई एक नंबर सम है। सम केवल कौन होता है, 2। सम केवल कौन होता है,
2, और कोई सम होता ही नहीं है। मात्र एक सम अभाज्य संख्या 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2। तो ध्यान दे लो, जैसे मैंने मान लिया कि माना एक संख्या 2 है, अब कह रहा है एक संख्या दूसरी से 36 ज्यादा है। मान लो मैं इसको x मान लेता हूं, तो पहला वाला नंबर ना 36 ज्यादा हो जाएगा, मतलब x प्लस 36 हो जाएगा। बताओ, और इनका जो योग है वो हमें कितना दे रखा है, 100। हमने क्या किया, एक नंबर को 2 माना। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है अभाज्य संख्याओं में, मैंने ये सवाल करवाया था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। एक नंबर को हम लोगों ने 2 माना है। प्रीवियस अगर आप ये क्लास देख रहे हो डायरेक्ट तो दिक्कत आ सकती है, पहले शुरू से ही क्लास आपको देखनी है, ठीक है ना। एक नंबर हमने 2 मान लिया, एक नंबर को मैंने x माना, एक 36 ज्यादा है तो x प्लस 36 हो जाएगा ना यार। तीनों का योग कितना, 100 आया। अब बात सुनो, x और x ऐड करो, 2x आ रहा है, प्लस में 36 और 2 ऐड करोगे 38 आ जाएगा, और बराबर में कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। ठीक है, समझ आया। पक्षांतरण कर दो, 38 उधर लेके चले जाओ, 2x 100 में से 38 घट जाएगा, इधर प्लस उधर माइनस का हो जाएगा। 2x की वैल्यू 62 आ जाएगी, यानी x की जो वैल्यू है ना भाई वो 31 आ जाएगी। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 31 आ जाएगी। एक बात सुनो, एक नंबर 2 आ गया, एक नंबर 31 आ गया, एक नंबर 36 ज्यादा है। जो a है वो नंबर जो है ना a, वो तो x प्लस 36 है, x का मान 31 आया है, तो 31 में 36 आप ऐड कीजिए, ये आ जाएगा 67। तो सुनो, एक नंबर 67, एक नंबर 31 और एक नंबर 2, ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योग 100 है। कौन कौन है, 2, 31 और 36, तीनों के तीनों प्राइम में, इनको ऐड करने पे 100 हमें प्राप्त हो रहा है। बात आई समझ में। आपसे पूछा है इनमें से एक नंबर बताओ, ऑप्शन में मैंने देखा ना तो 2 है, ना 31 है, ना 67 है, मतलब इन तीनों में से कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जब मैं थ्योरी आप लोगों को पढ़ा रहा था सेकंड क्लास थर्ड क्लास में, मैंने आपको ये चीजें पढ़ाई हैं, तो आप शुरू से ही क्लासें देखें, है ना, हमेशा शुरू से क्लासें देखा करो, बीच में से क्लास आपको कभी नहीं देखनी है, नहीं तो समझ में फिर कम आने लग जाएगा। इस वजह से हम बता रहे हैं। ये इसका पैटर्न हो गया पूरा। इस पैटर्न पे 2 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा भी चुका हूं, तो इसको आप लोग समझ लेना, याद कर लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। सवाल नंबर 5 आपके सामने है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, है ना, सोचना है अपने को इन स्टेटमेंट्स के बारे में कि क्या हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो 2 लगातार पूर्णांकों में एक सम होता है। पूर्णांक जानते हो, सबसे पहले तो पूर्णांक की बात करो। पूर्णांक यानी इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स जो होते हैं, पूर्णांक आपके प्लस माइनस वाले सारे आ सकते हैं, मैंने बताया हुआ है। माइनस में भी होते हैं, जैसे -2, -1, है ना, माइनस में भी होते हैं, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, -2, -1 इधर से चलता आ रहा है, -1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ऐसा चलता जाता है। कि भाई अब लगातार की बात कर रहे हैं, लगातार यानी कॉन्जिक्यूटिव, इंग्लिश में हम बात करें लगातार को तो कॉन्जिक्यूटिव हम लोग बोलते हैं। तो ये कहने वाला है कि कोई भी ऐसे 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, 2 लगातार पूर्णांक, तो उनमें से एक सम होता है। तो आप मुझे खुद बताओ, एक विषम एक सम, एक विषम एक सम, मतलब ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात करते हैं, 2 लगातार पूर्णांकों की बात करते हैं, तो उनमें से निश्चित रूप से एक सम आएगा, एक विषम आएगा। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही है, ये हम कह सकते हैं, एक सही है। तो देखो ये गलत हो गया कि केवल 2, क्योंकि सही तो हमारा एक भी है, एक ऑप्शन काट दिया। आगे बढ़ते हैं। विषम पूर्णांकों का वर्ग 8n+1 होता है। जैसे मान लो विषम पूर्णांक, अब विषम पूर्णांक, मैं दूसरे कथन की बात कर रहा हूं, विषम पूर्णांकों की बात कर रहा हूं। मैंने कोई भी विषम पूर्णांक लिखा, विषम पूर्णांक, ठीक है भाई, जैसे 1 को तो छोड़ दो क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो ये तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। आगे बढ़ो आप, जैसे 3 का वर्ग लो 9 आ जाएगा, जैसे मान लो 5 का वर्ग लो 25 आ जाएगा। ऐसे आप किसी भी विषम का पूर्णांक ले सकते हो, 7 का वर्ग लो 49 आ जाएगा। ये क्या होता है, 8n+1 के रूप में होता है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान दो, जैसे 9 है ना, 9 ये 8 × 1 + 1 है,
जैसे 25 है ना, 8 इंटू 3 प्लस 1 है। जैसे 49 है ना, 8 इंटू 6 प्लस 1 है। n का मान 1, 3, 6 कुछ भी हो सकता है। तो मुझे फाइनली बताओ कि कोई भी विषम पूर्णांक है, अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा, ओड इंटीजर है, अपने को विषम पूर्णांक दिया हुआ है, ओड इंटीजर्स अपने को दिए हुए हैं, कोई भी अगर ओड इंटीजर्स हैं, अगर अपन उनका स्क्वायर करते हैं, अगर अपन उनका स्क्वायर करते हैं तो जो भी नंबर हमें मिलेगा ना, वो निश्चित रूप से 8n प्लस 1 के रूप में मिलेगा। 8n प्लस 1, 8n प्लस 1, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा सेकंड वाला भी ठीक है। आपसे कहा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, उसने कहा केवल एक। नहीं भाई, केवल एक सही नहीं है, क्योंकि एक भी सही है और दो भी सही है। उसने कहा केवल दो, नहीं भाई, एक और दो दोनों सही है, बिल्कुल सही है। वो कह रहा है ना तो एक ना दो, ये भी गलत है। मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सवाल का आंसर आ जाएगा कि एक और दो ये दोनों हमारे सही कथन आ जाएंगे। फर्स्ट वाला भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है। बताओ समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल हमारे को दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई, 6 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे। 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि कोई भी इंटीजर आप लोगों को दिया हुआ है, दो पूर्णांक P एंड Q, ये एंड है यहाँ पे है ना, P एंड Q, दो पूर्णांक आपको दे रखे हैं P और Q, दोनों एक से बड़े हैं। सवाल में ये बताया हुआ है दोनों एक से बड़े हैं, सापेक्षते अभाज्य हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, सापेक्षते अभाज्य रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर। और मैंने इसकी ना 3 कंडीशन बनती है, मैंने आपको तीनों कंडीशन इसकी बताई है। क्या बताई है? कि भाई एक संख्या अभाज्य और एक भाज्य हो सकती है, दोनों भाज्य हो सकती है, जैसे मैं बता रहा था 16 और 21, दोनों अभाज्य हो सकते हैं, मान लो 17 और 23। कुल मिला के बात यह, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF एक होता है, ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF एक होता है, मतलब जो आपस में कटने नहीं चाहिए, उनको हम सापेक्षते अभाज्य संख्याएं या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं या रिलेटिवली प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। 3 कंडीशन आपको दे रखी है कि सापेक्षते अभाज्य संख्या क्या है, कथनों पे विचार करो। P और Q दोनों अभाज्य हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों अभाज्य हो सकते हैं, पहला कथन ठीक है। P और Q दोनों भाज्य संख्या हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों भाज्य संख्या हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड भी ठीक है। P और Q में से एक अभाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या और दूसरी भाज्य संख्या बिल्कुल हो सकती है, एक अभाज्य दूसरी भाज्य, ये भी हो सकती है। मतलब ये तो तीनों ही कथन सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तीनों कथन सही है, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और सेम डाटा के साथ आता है। जब भी एग्जाम में आता है सेम डाटा के साथ रिपीट होता है। क्या कह रहे हैं? 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, 4 लगातार अभाज्य संख्याएं, क्रमागत का मतलब लगातार, 4 लगातार अभाज्य संख्याएं दे रखी है, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। जो आरोही क्रम में, आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर होता है, आप सभी भाई जानते हो, आरोही क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर होता है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम होता है। क्रमागत अभाज्य संख्याएं कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है इनमें पहली 3 का गुणा तो 385 है, अंतिम 3 का गुणा 1001 है। एक बात सुनना, मैंने मान लिया कोई भी 4 नंबर है हमारे पास, A, B, C और D, पहली 3 का गुणा A गुणा B गुणा C कितना है? 385 में। एक बात तो कंफर्म पता लग गई मुझे कि 5 मौजूद है इसमें, मतलब एक संख्या तो 5 है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब एक संख्या अगर 5 है ना, तो 5 के आसपास 5, 7, 11 या 3, यानी कि इनमें से कोई नंबर हमारे हो सकते हैं। वो बात आई समझ में? उसमें कह रहा है सबसे बड़ी बताओ, तो सबसे बड़ी भी 11 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, आगे भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है 5, 7, 11 और 13 हो। तो 11 और 13 दो ऑप्शन बचे, ये दोनों ऑप्शन तो कट गए हमारे, ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि 5 भी आएगा, कंफर्म है। अब बात सुनो आप बड़े ध्यान से, 3 अभाज्य संख्याएं, पहली 3 को गुणा करने पे 385 आ रहा है, और अगर अंतिम 3 को गुणा करें ना, यानी B गुणा C गुणा D, इनको गुणा करने पे कितना आ रहा है बताओ? इनको गुणा करने पे आ रहा है 1001, ठीक है।
अब मेरी बात सुनना आप लोग, मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले में इस वाले का भाग दे रहा हूं, एक बार भाग दे दिया, क्या फायदा हुआ, बी से बी कटा, सी से सी कटा, मुझे सबसे छोटी और सबसे बड़ी पता लग जाएगी, ए और डी का मान आ जाएगा, तो काटा पीटी कर लो। 5 से तो नहीं कटेगा, जैसे भाई ये कट रहा है 7 से, बिल्कुल कट सकता है 7 से, 7 पंजे 35, 3 बचा 7 पंजे 35, 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बचा 21, 7 से 21, 11 से कट जाएगा, 11 से 5 बार और 11 से कटेगा 13 बार, यानी मैं ये कह सकता हूं सबसे छोटा नंबर 5 आ गया, सबसे बड़ा 13 आ गया, इसका मतलब वो नंबर है 5, 7, 11 और 13, क्योंकि लगातार थे। सबसे छोटा 5 है, तो 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन, 7, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन, 11, 11 के बाद अभाज्य संख्या कौन, 13, 4 लगातार हो गई। सबसे बड़ी पूछिए, सबसे बड़ी यानी कि बिगेस्ट वन हमको बताना है, आंसर आ जाएगा 13, 11 भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता, आंसर कितना आ जाता, 5। ऑल क्लियर? बड़ा अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, उम्मीद करता हूं आगे से सही करोगे। आगे बढ़ते हैं। सवाल देखो, दो धनात्मक संख्याओं का योग 14 है, उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, उनके वर्ग का योग क्या होगा। धनात्मक संख्याएं, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं, उनका सम दे रखा है 14 है, उनके वर्ग के मध्य का डिफरेंस दे रखा है, उनका स्क्वायर करने पे जो डिफरेंस आएगा वो 56 है, उनके वर्ग का योग क्या है, यानी उनके स्क्वायर का सम क्या है। मेरी एक बात सुनना आप लोग, दो संख्याएं मान लो, एक नंबर ए हो गया, एक नंबर बी हो गया, दोनों संख्याओं का योग 14 है, मतलब a प्लस बी निश्चित रूप से 14 है। आगे क्या कह रहा है, उनके वर्ग के मध्य का अंतर 56 है, मतलब अगर एक के वर्ग में से दूसरे का वर्ग में घटाता हूं तो मेरे को 56 प्राप्त हो जाता है। ठीक है भाइयों, कन्फर्म है ये बात। पूछा है उनके वर्ग का योग क्या होगा। एक बात आप मुझे बताओ जरा ध्यान से, आप बताओ, a प्लस बी 14 दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप बचपन से जानते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मान 56 दे रखा है। a प्लस बी की वैल्यू हमें पता है 14 है, a प्लस बी 14 है, इंटू ए माइनस बी, ये 56 आ गया हमारे पास। ठीक है मेरे भाई, ये 56 आ गया हमारे पास। तो देखो 14 से 56 कट जाएगा 4 बार, यानी मैं ये कह सकता हूं कि a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब दो इक्वेशन आ गई, दो समीकरण हैं, दो वेरिएबल हैं, हल कर सकते हो। देखो कैसे, हमें पता है a और b को जोड़ने पे तो आ रहा है 14, ये तो यहीं से पता लग गया था, जबकि a और b को घटाने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। दोनों को जोड़ दो, a और a 2a हो जाएगा, b से b कट जाएगा, और 14 और 4 कितना आ जाएगा, 18। दोनों को जोड़ने पे a का मान यहां से निकाला जा सकता है, a का मान 9 आ जाएगा। b का मान अगर मुझे बताना है तो एक बात बताओ, a और b का योग तो 14 है, अब a का मान 9 तो b का मान 5 आ जाएगा, तभी तो योग 14 आएगा। सिंपल। आपसे पता है क्या पूछा है, दोनों के वर्गों का योग बताओ, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताओ। यानी हमसे वो ये कहना चाहता है कि 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, इनका योग क्या होगा, 9 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। आप जानते हो 9 का वर्ग 81 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, और 81 में 25 जोड़ूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 106। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गई बात? बताओ भाई, बड़ा अच्छा प्यारा सा सवाल है, कई चीजें आप लोगों को यहाँ को सीखने को मिली हैं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9 नंबर सवाल है, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर, जैसे इसी प्रकार से हमने ना कोई दो नंबर मान लिए a और b, आपको इनका अंतर दे रखा है, मतलब a माइनस बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है भाइयों, 6 दे रखा है। उनके वर्गों के बीच का अंतर 60 है, फिर से आपको दे दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना दे दिया बताओ, 60 है। उनके घनों का योग क्या होगा, अब की बार ये बताना है। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, ये भी बड़े इजीली तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको वर्गों का अंतर, मतलब जिनका खुद का अंतर तो 6 आए, वर्गों का अंतर 60 आए। जैसे मैं 8 और 2 सोच सकता हूं, 8 में से 2 जाएगा 6, 8 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर जाएगा 60, मतलब 8 और 2 आएगा, तो 8 का क्यूब और 2 का क्यूब, यानी 512 और 8 520 उत्तर आ जाएगा, सीधा उत्तर। बेसिक तरीका क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप जानते हो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी वैल्यू हमको 60 दी हुई है। a माइनस बी का मान 6 है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 6 है, बराबर में ये 60 है, 6 से कट जाएगा 10 बार,
यानी हम ये कह सकते हैं a प्लस बी का मान 10 आ गया। अब गौर से सुनो, a प्लस बी तो 10 आ रहा है और a माइनस बी 6 आ रहा था, ये हमें स्टार्टिंग में ही पता है, दोनों को जोड़ दो, a और a 2a आएगा, b से b कट जाएगा, 10 और 6 आएगा 16, 2a का मान 16 है तो a का मान आ जाएगा 8। क्लियर है? a का 8 आ गया तो b का भी बता सकता हूं क्योंकि मुझे पता है दोनों का योग 10 है, यानी b का 2 आएगा। और ये मैं डायरेक्ट भी सोच सकता था, जैसा कि आप सभी भाइयों को पता है, यहां से मैंने आपको बताया ही था 8 और 2 मान लो, काम बन जाएगा। आपसे पूछा है इनके घनों का योग, क्या पूछा है? इनके घनों का योग, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो देखो ध्यान दे लो मेरे भाई, a की जगह तो है 8, 8 का क्यूब करना है, b की जगह है 2, 2 का क्यूब करना है। 8 का क्यूब आप सब भाई जानते हो 512, और 2 का क्यूब होता है 8, और 512 में 8 जोड़ो, बताओ कितना आएगा? 520। तो इस सवाल का जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 520। समझ में आया भाई? बेसिक नंबर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आज की क्लास का हम लोग लास्ट सवाल ले रहे हैं ना, आप अच्छे से समझो। सवाल है कि आई बराबर दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां ए और बी क्रमागत पूर्णांक है। क्रमागत का मतलब दो लगातार आने वाले पूर्णांक हैं, और सी बराबर ए बी है, तो आई का मान क्या होगा? देखो ध्यान से सुनो, आई बराबर दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी बराबर ए बी है तो सी की जगह ना ए बी रख दो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की जगह में ए बी रख रहा हूं यानी ए बी का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर। क्लियर है? ए और बी दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार पूर्णांक हैं। आप ए और बी की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, जैसे मैंने मान लिया, माना ए का मान 1 और बी का मान 2, मैं ये मान रहा हूं, लगातार मान लिया। ऐसा भी मान सकते हो ए का 2 बी का 3, ये भी मान सकते हो, जैसे ए का मान 2 बी का 3, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप आई निकालो एक बार, आई क्या आएगा? ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है? आई बराबर 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा। अब जानते हो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 3 का स्क्वायर 9, तो सुनो 9 चौके 36, 36 में 4 जोड़ूंगा 40, और 40 और 9 49 हो जाएगा, मतलब आई एक 49 आ रहा है। आई हमारे पास क्या आया? 49 आया। अब सुनो क्या क्या दिया हुआ है, एक सम संख्या है, सम संख्या नहीं है, पहला कथन गलत, आगे पढ़ो ही मत। एक सम संख्या है, ये एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, वर्ग भी है और सम भी नहीं है, बिल्कुल गलत, बहुत भयंकर तरीके से गलत, तुम्हारी तरह। सेकंड है, एक विषम संख्या है और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं है, विषम तो है पर वर्ग भी तो है, मतलब ये भी गलत। विषम संख्या और एक पूर्णांक का वर्ग नहीं, वर्ग भी तो है। एक सम पूर्णांक का वर्ग, सम पूर्णांक का वर्ग नहीं है भैया, ये तो विषम पूर्णांक का वर्ग है, 7 का वर्ग है, तो सम पूर्णांक का वर्ग नहीं है, विषम पूर्णांक का वर्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार का डाटा जाए, इस तरीके से उसको टैकल किया जा सकता है। बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को संख्याओं को पढ़ाया है। जस्ट बाद हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी भाजकता के नियम। उससे पहले अपनी जो संख्याओं की क्लास है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई डाउट आपका नहीं आएगा। वादा करता हूं आप लोगों से ऐसी गणित सिखाऊंगा कि आप कितने भी एग्जाम भविष्य में दोगे आपके पूरे में से पूरे ही नंबर आएंगे, एक भी नंबर तुम्हारा कटेगा नहीं। मेरा वादा है, मेरे साथ जुड़े रहो, आप लोग बढ़िया मेहनत करते रहो। बस ये कि शर्त है कि मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, सिर्फ मेरे अकेले से मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है? आप भी अपने बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। चलिए बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।